नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बिना समय गंवाए पहला सवाल देखते हैं और पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर यह है। हेला ख्याल, कौन सा ख्याल दे रखा है? हेला ख्याल राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? एक ख्याल है जिसका नाम है हेला ख्याल, और हेला ख्याल राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। दौसा, जयपुर, बीकानेर और पाली। दौसा, जयपुर, बीकानेर और पाली। बता दीजिए भाई, हेला ख्याल ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बता दीजिए। चेतन नामा, श्रीचंद, कन्नू कुमारी, संदीप बिश्नोई, महिपाल तंवर। बताइए भाई। चेतन। अच्छा सवाल और इजी सवाल है, सोच के जवाब देना है आपको। सोच के क्या देना है? जवाब देना है। बताइए हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी गुड। हेला ख्याल है भाई दौसा का। कौन सा ख्याल है? हेला ख्याल। अब देखिए, मैं आपको हेला ख्याल से रिलेटेड आपको बता दूं इनसे अच्छे अच्छे सवाल कौन से बनने वाले हैं। तो हेला ख्याल से जो अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं उनका देखिए नाम सुनिए। एक ख्याल है जिसका नाम है हेला ख्याल। हेला ख्याल का मतलब क्या होता है? बुलाना। क्या करना? बुलाना, जोर से आवाज लगाना, अरे इधर आ रे। ये क्या है? हेला देना, किसी को बुलाना। और ये एक तरह का क्या है? ख्याल है। तो हेला ख्याल कहाँ का है? पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा लाल सोंठ दौसा का है। लाल सोंठ दौसा का है, ये याद रखना है आपको। फिर पूछा जाएगा हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? तो कहते हैं कि हेला शायर थे। हेला शायर इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। ये भी आपको याद रखना है। हेला शायर इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। ये भी आपको याद करना। हेला का मतलब होता है लंबी टेर में आवाज देना। लंबी टेर में क्या देना? आवाज देना। ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा हेला ख्याल के बारे में कि इसके अंदर क्या होता है। हेला ख्याल का मतलब क्या होता है? लंबी टेर। लंबी टेर में आवाज देना, अर्थात लंबी आवाज देना। लंबी टेर में आवाज देना, आवाज देना, ये याद रखना। फिर इसी से रिलेटेड आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए भाई हेला ख्याल के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कहता है कि इस दौरान दो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। वाद्य यंत्र कितने बजाए जाते हैं? दो। एक तो होता है नौबत। क्या होता है? एक तो नौबत वाद्य यंत्र होता है, और नौबत वाद्य यंत्र के साथ एक और वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम होता है बम। कौन सा वाद्य यंत्र? बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहते हैं कि इसके अंदर जो भाग लेने वाले कवि होते हैं उनको क्या कहा जाता है? संगीत के दंगल के रूप में भाग लेने वाले को कहते हैं हेला शायर। तो हेला ख्याल लाल सोंठ दौसा का है। लाल सोंठ दौसा का है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या है? अगला सवाल ये है, देखिए अगला सवाल भी अच्छा सवाल और इजी सवाल है। एक आभूषण है जिसका नाम है बारी। बारी आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाने जाता है? गले में, नाक में, कानों में, कलाई में। तो बताइए भाई, पूछा है बारी आभूषण। बता दीजिए बारी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सोच के जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। बताइए बारी आभूषण कौन जवाब दे रहा है इसका? अरविंद कुमार मीणा, बताओ भाई, बताइए बारी आभूषण कहां पर पहना जाता है? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। कौन से अंग का आभूषण है भाई बारी? बताइए। बारी आभूषण पूछा है आपसे, बारी कहां पर पहना जाता है? बताइए। बारी आभूषण कहां का पहना जाता है भाई? किस अंग का आभूषण है बारी? गले में, नाक में, कानों में। बारी पूछा है, बाली नहीं पूछा है। बारी आभूषण पूछा है, ध्यान रखना, नोट करिए। बारी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बारी। बाली नहीं पूछा है, पूछा क्या है? बारी पूछा है। बता दीजिए बारी कहाँ का आभूषण है? बारी शरीर के किस अंग का आभूषण है? बताइए भाई बारी आभूषण। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। बताइए बारी हमारे शरीर के कौन से अंग में पहना जाने वाला क्या है? आभूषण है। बताइए बारी। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। बताइए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। बारी। बारी कहाँ का आभूषण है भाई? वेरी गुड, बारी आभूषण। वेरी गुड। पिंकू पालीवाल ने मौज कर दिया भाई। सर बाली कान का है और बारी नाक का है। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक आभूषण होता है बारी, और बारी आभूषण होता है नाक में। अब देखिए नाक में कौन कौन से आभूषण पहनते हैं? तो नाक में महिलाएं पहनती है नथ। क्या पहनती है? नथ पहनती है। नाक के अंदर पहनती है बेसरी। कौन सी सरी? बेसरी पहनती है। और क्या पहनती है? नाक में कांटा पहनती है, कांटा। और क्या पहनती है नाक में? नाक में पहनती है भंवरी। क्या बांधती है?
क्या पहनती है? भंवरी पहनती है। लौंग पहनती है। लूंग, लौंग या लूंग। एक होता है चुन्नी, क्या होता है? चुन्नी, ये भी नाक में पहना जाता है। एक होता है भंवर कड़ी, एक होता है भंवर कड़ी, ये भी कहां पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। एक होता है कोको, क्या होता है? कोको, ये भी कहां पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। भाई याद रखना, बाली आभूषण कान का है। बाली और बारी में फर्क है। ये बाली है ना, ये बाली कहां पर पहनी जाती है? ये कान में पहनी जाती है, याद रखना। कान के अंदर पहनी जाती है बाली, गोल गोल मोटी मोटी होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, एक होता है कांटा, क्या होता है? कांटा होता है। ये भी कहां पर पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है, याद रखना। ये भी कहां का है? कान का आभूषण है, याद रखना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। बाकी जो कंवारे लोग हैं उनको तो याद रखना ही रखना है। जो शादीशुदा है वो तो अपनी लुगाई के देख ही लेते हैं, और जो कुंवारे लड़के तैयारी कर रहे हैं वो क्या है कि देखते नहीं है, आड़ी तिरछी नजरों से देखते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, कुंवारे लड़कों याद रखना है आपको। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां पर हुआ, यह भी आपको बताना है। बता दीजिए भाई, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? चावंड में, गोगुंदा में, उदयपुर में या कुंभलगढ़ में? बताइए, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक पूछा है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। कौन इसका आंसर बता रहा है भाई? बताइए, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक। गजब का सवाल पूछा है आपसे, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक पूछा है, बता दीजिए। गजब सवाल पूछा है आपसे। फिर मैं आपको बताता हूं महाराणा प्रताप के बारे में। बताइए भाई, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। बताइए, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ, ये आपको बताना है। बताइए, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। गोगुंदा के अंदर हुआ था। कहते हैं 28 फरवरी 1572 के अंदर, 28 फरवरी 1572 के अंदर गोगुंदा के अंदर एक बावड़ी थी जिसका नाम है महादेव बावड़ी, और महादेव बावड़ी पर इनका राज्य अभिषेक अर्थात राज तिलक हुआ था। क्या हुआ था? राज तिलक हुआ था। और राज तिलक किसने किया था? तो कहते हैं कृष्णदास चुंडावत ने किया था। कृष्णदास चुंडावत जो कौन था भाई? सलुम्बर का चुंडावत था, चुंडा का वंशज था। चावंड, चावंड को प्रताप की क्या कहा जाता है? संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। चावंड को प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। और आपसे पूछा है अगला सवाल, और अगला सवाल पूछा है कुंभलगढ़। तो प्रताप का क्या होता है? जो राजा राज्य अभिषेक तो होता है कहां पर? राज तिलक होता है गोगुंदा में। लेकिन जो राज तिलक जो समारोह रखा जाता है, राज्य अभिषेक समारोह, कौन सा समारोह? राज्य अभिषेक समारोह रखा जाता है, वो कहां पर रखा जाता है? वो रखा जाता है कुंभलगढ़ के अंदर। याद रखना, कहां से? कुल कुंभलगढ़ से, सलुम्बर से बात कर रहे हैं। मुकुल, बिल्कुल मुकुल जो सलुम्बर के रहने वाले हैं, इन्हीं के गांव के रहने वाले थे कृष्णदास चुंडावत, और इन्होंने ही प्रताप का राज्य अभिषेक किया था। आपको पता होना चाहिए, जब प्रताप के पिताजी उदय सिंह की मृत्यु हुई अंतिम संस्कार के बाद में, और इसको क्या बनाया? चावंड को अपनी राजधानी बनाया, और राजधानी बनाया था आपातकालीन, आपातकालीन राजधानी बनाया था। और आपको पता होगा कि चावंड के अंदर प्रताप के समय एक चित्र शैली का उद्भव हुआ था, जो चावंड शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। चावंड शैली का क्या हुआ था? उद्भव हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगला सवाल देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पढ़ते पढ़ते लाइक इतने ठोकिए कि अगले सवाल तक पहुंचने से पहले अपने 50 लाइक पूरे हो जाए। राजस्थानी, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या है? तो राजस्थान की पहली राजस्थानी फिल्म बनी थी, उसका नाम बताइए कि राजस्थान की पहली फिल्म कौन सी थी? बता दीजिए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? अच्छा सवाल और इजी सवाल, बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम बताना है। बताइए भाई, प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी? गजब सवाल पूछा है आपसे। प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी, ये आपसे पूछा गया है। बता दीजिए भाई, सामान्य ज्ञान का सवाल है। ऐसे सवाल भी अक्सर क्या कर लिए जाते हैं? फेंक दिए जाते हैं आपके सामने। तो बता दीजिए, कौन सी पहली फिल्म थी?
राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी निजरानो, जिसको नजरानो भी कहा जाता है, नजरानो या निजरानो। ये राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी। और आपको राजस्थानी फिल्मों से पूछा जाएगा, राजस्थानी फिल्मों के प्रथम अभिनेता कौन थे। राजस्थानी भाषा के प्रथम अभिनेता का नाम कभी भी पूछे तो याद रखना, राजस्थानी भाषा के प्रथम अभिनेता थे, उनका नाम था महिपाल। क्या नाम था, महिपाल। और राजस्थानी भाषा की प्रथम अभिनेत्री, राजस्थानी भाषा की प्रसिद्ध अभिनेत्री पूछे तो प्रसिद्ध अभिनेत्री के बारे में आपको याद रखना है, वो अभिनेत्री कौन थी, नीलू। कौन थी भाई, नीलू का नाम सुना होगा। रमकुड़ी जमकुड़ी आपने फिल्म देखी है, भाई चाली शास्त्रीय देखी है, मारी प्यारी चंदना देखी है। इस सारी फिल्मों में कौन होती है भाई, एक रमकुड़ी और जमकुड़ी है, वो नीलू थी। और नीलू को क्या कहा जाता है, राजस्थान की श्रीदेवी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान की श्रीदेवी कहा जाता है। आपको अगर याद नहीं होगा तो एक स्टार प्लस पे एक सीरियल आता था पहले, और उस सीरियल का नाम था दिया और बाती। और दिया और बाती में जो इनकी जो सास बनती है दिया की, वो कौन होती है, वो नीलू होती है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे सवाल भी अक्सर आपके क्या कर लिए जाते हैं, परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली थी। अर्थात राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले आदमी कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी एवं भैरों सिंह शेखावत एवं हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी। तो बता दीजिए भाई, राजस्थान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति बताइए कौन थे। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, कौन थे भाई, कौन थे, कौन बता रहा है भाई, बताइए बताइए बताइए। अच्छा सवाल है भाई, सोच के जवाब दीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक बार किसने लिए शपथ, वो आपको बताना है। अच्छा सवाल और इजी सवाल है। सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले कौन व्यक्ति थे भाई, बिल्कुल बताइए कौन थे। बिल्कुल हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। और भैरव सिंह शेखावत ने कहते हैं कि 4 बार सीएम की शपथ ली थी। कितनी बार, 4 बार सीएम की शपथ ली थी, ये याद रखना। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम कौन रहे थे, राजस्थान के सर्वाधिक लंबे समय या सर्वाधिक सीएम, और सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम, सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम कौन थे, तो सर्वाधिक लंबे समय तक जो सीएम थे वो कौन थे, तो पूछना वो थे भाई मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया थे, वो सबसे ज्यादा समय तक क्या रहे थे, राजस्थान के सीएम रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कितने वर्ष रहे थे, 17 वर्ष रहे थे। और सवाल आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, तो गैर कांग्रेसी सीएम का पूछे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे भाई भैरव सिंह शेखावत। कौन थे, भैरव सिंह शेखावत वो थे जो पहले क्या थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता तो वो भी कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। किसको कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। ये भी अपने दिमाग में रखना है, ऐसे कई बार सवाल फेंक लिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मोहनलाल सुखाड़िया ने ली थी, ये आपको याद रखना है। नहीं, सबसे लंबे तक शासन किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं,
और अगला सवाल ये है कि डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है। राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है डेगाना, और डेगाना है वो कौन से खनिज के लिए जाना जाता है बताइए। मैंगनीज, कोयला, टंगस्टन या लौह अयस्क। अच्छा सवाल है, सोच के जवाब दीजिए। डेगाना की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बता दीजिए भाई। डेगाना की खाने आपसे पूछिए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बताइए। डेगाना बताइए बताइए बताइए, डेगाना कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, बताइए। डेगाना के अंदर आपको पता होगा। डेगाना कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, बता दीजिए भाई। डेगाना कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, बहुत बढ़िया भाई। देखिए डेगाना है नागौर के अंदर। कहां पर है, नागौर के अंदर है। और डेगाना है वो टंगस्टन के लिए जाना जाता है। टंगस्टन का वैज्ञानिक नाम पूछे तो ध्यान रखना, टंगस्टन को कहते हैं वुल्फ्रम। क्या कहते हैं, वुल्फ्रम कहते हैं। आपने गांव में अपने घरों में 100 वाट का लट्टू आता है, 100 वाट का लट्टू देखा है, 10 रुपए वाला। उसके अंदर जो फिलामेंट बना होता है ना, जो जो फिलामेंट किसका बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। तो पूछे टंगस्टन का उपयोग कहां पर होता है, तो इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिसिटी में। कहां होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है इसका उपयोग। ये तो आपको याद रखना ही है, इलेक्ट्रिसिटी में इसका उपयोग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन इसके अलावा देखिए, जो अपने यहाँ पर बल्ब आते हैं, क्या आता है, जो बल्ब आता है उस बल्ब का जो तंतु होता है, उस तंतु को कहता है फिलामेंट। और उस फिलामेंट के बनाने में किसका योगदान होता है भाई, वो योगदान होता है भाई किसका, टंगस्टन का। टंगस्टन का अगर गलनांक पूछे कि टंगस्टन का गलनांक कितना है, तो टंगस्टन का गलनांक है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात यहाँ पर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तब ही ये इसका टंगस्टन का जो तंतु है वो गलेगा, नहीं तो ये नहीं गलता है। इसीलिए क्या होता है, जो 100 वाट का लट्टू होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन उसका टंगस्टन होता है उसको कुछ नहीं होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए आगे बात करता हूं मैं आपको। तो नागौर के अंदर एक खान है रेवत डूंगरी, और रेवत की जो डूंगरी की खान है वो क्या है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक जगह है डेगाना भाकरी। कौन सी भाकरी है, डेगाना भाकरी। और डेगाना भाकरी भी क्या है भाई, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन कहां हो रहा है, तो विश्व में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन कहां हो रहा है भाई, सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है वो अपने RJ21 बोले तो नागौर के अंदर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, नागौर के अंदर हो रहा है। ये सारे सवाल ऐसे करके ऐसे आपके सामने परीक्षाओं में फेंक दिए जाते हैं, और अगली बार ऐसे करके ऐसे फेंके ना, तो ऐसे करके ऐसे कैच करना है, गलत नहीं करना है भाई। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बता दीजिए। सवाल आपसे ये पूछा है, क्या पूछा है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है, तो राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है, बताइए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है, ये आपको बताना है, बता दीजिए भाई। पक्षियों का चिकित्सालय अर्थात पक्षियों का हॉस्टल है यहाँ पर, हॉस्पिटल है, बताइए भाई कहां पर है, पक्षी हॉस्पिटल कहां पर है, बताइए भाई। इजी सवाल है, अच्छा सवाल है। कौन बता रहा है भाई, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बता दीजिए भाई। पक्षी चिकित्सालय पूछा है आपके सामने, अच्छा सवाल है, बता दीजिए। पक्षी चिकित्सालय कहां पर है हमारे राजस्थान में, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, वेरी गुड, बता दीजिए भाई। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है जयपुर जिले में। जयपुर जिले के अंदर जो जौहरी बाजार है वहां पर है पक्षी चिकित्सालय, एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है। वो कहां पर है, तो याद रखना है भाई, वो कहां पर है,
तो आप कहोगे कि सर वो है सांगानेर, जयपुर की, जयपुर के अंदर है। और अगर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, कौन सा अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य पूछे तो पक्षी अभ्यारण्य में आप क्या करोगे, सर ये है केवला देव। पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, केवला देव है। और केवला देव कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गागरोनी तोते कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, कौन से तोते, गागरोनी तोते कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं भाई मुकुंदरा अभ्यारण्य में। मुकुंदरा अभ्यारण्य है उसमें पाए जाते हैं गागरोनी तोते। ये भी आपको याद रखना है, ये भी सवाल परीक्षाओं में क्या किया गया है, पूछा गया है। इसके अलावा सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई हरे कबूतर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हरे कबूतर के बारे में याद रखना। हरे कबूतर पाए जाते हैं भाई सरिस्का अभ्यारण्य में। कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। ये सवाल सारे के सारे पूर्व में पूछे जा चुके हैं, तो सवाल को डापाचूक में नहीं लेना है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल भी गजब का सवाल मिलने वाला है आपको। और अगला सवाल है अपनी स्क्रीन पर ये वाला, कौन सा वाला है भाई, ये वाला है, देखिए लाग बाग क्या है, एक बताइए राजस्थान में लाग बाग क्या है, वो आपको बतानी है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए लाग बाग क्या है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए लाग बाग पूछा है, सोच के जवाब दीजिए क्या है लाग बाग। चिड़िया का नाम किसानों पर आरोपित कर, तोप का नाम, मानसिंह के हाथी का नाम। तो बताइए भाई हमारे राजस्थान के अंदर क्या पूछा है, राजस्थान में लाग बाग पूछा है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए पूछा क्या है, लाग बाग पूछा है, बताइए लाग बाग क्या है, आपसे पूछा गया सवाल है। कौन इसका सही से जवाब दे रहा है, बता दीजिए भाई। क्या पूछा है, लाग बाग क्या है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए गजब सवाल पूछा है, लाग और बाग, बताइए बताइए लाग बाग क्या है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए 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 राजस्थान में लाग बाग क्या है। लाग बाग क्या है, कभी भी परीक्षाओं में पूछे तो भूलना नहीं है। लाग और बाग क्या है, एक प्रकार के कर है। क्या है, किसानों पर लगने वाले क्या थे, किसानों पर लगने वाले कर थे, जिनका नाम था लाग और बाग। लाग और बाग के अलावा देखिए चौरी कर, चौरी कर होता था। इसके अलावा तलवार बंदाई भी करता, तलवार बंदाई करता, चौरी करता। इसके अलावा और भी करते, जैसे कि एक थाली कर था, ये भी एक कर था, थाली कर था। खींचड़ी कर था, खींचड़ी लाग, खींचड़ी लाग, ये भी क्या था, कर था। ये सारे के सारे क्या थे, कर थे, जो हमारे राजस्थान के अंदर किसानों से क्या किए जाते थे, लिए जाते थे, बिल्कुल टैक्स थे। ये भी आपको याद रखना है भाई। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, और अगला सवाल आपसे अच्छा सवाल पूछा जा रहा है, बताइए राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। यानी ये जो राजस्थान है ये अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, सोच के जवाब दीजिए भाई। 1956, 1957, 1958 और 1959। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, और वीडियो को ठोकिए लाइक, और वीडियो को बराबर लाइक करोगे तो पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा। तो देखिए भाई आप भी मजे लीजिए, आप पढ़ने का मजा लीजिए, हम पढ़ाने का मजा ले रहे हैं। और आपको क्या करना है, जवाब देना है कि बताइए राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो कब सामने आया था। गजब सवाल पूछा गया है भाई। कौन जवाब दे रहा है इसका, सबसे पहले जवाब देने वाले में ओम, जाट, रघु, निर्मला, उपमा, गुड्डी, बताइए भाई। राजस्थान के अंदर पूछा गया सवाल है, और राजस्थान के अंदर क्या पूछा गया है कि इसका वर्तमान स्वरूप कब सामने आया है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। तो देखिए राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था 1956 में।
कब आया था? 1956 में 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया था, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया था? अजमेर का राजस्थान में विलय किया गया था। अजमेर का प्लस अजमेर के साथ साथ अबू देलवाड़ा का भी क्या किया गया था? अबू देलवाड़ा का राजस्थान में क्या किया गया था? इनका राजस्थान में क्या किया गया? विलय किया गया। क्या किया गया था? विलय किया गया था। और आपको पता होगा एक राजस्थान में राज्यपाल नामक एक नया पद बनाया गया था। राज्यपाल नामक पद बनाया गया था और राजस्थान के पहले राज्यपाल बन गए थे गुरुमुख निहाल सिंह, जो 1 नवंबर 1956 को बने थे। गुरुमुख निहाल सिंह वो राजस्थान के पहले क्या बन गए थे? पहले राज्यपाल बन गए थे। पहले क्या बन गए थे? राज्यपाल बने गए थे। और कहते हैं इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर मंदसौर जिले का एक गांव था मानपुरा यानी सुनेल टप्पा, और सुनेल टप्पा है उसका विलय किसमें कर दिया गया था? सुनेल टप्पा का विलय। और एक था सिरोंज, तो सुनेल टप्पा और सिरोंज के बारे में कहा कि हमने सिरोंज तो मध्य प्रदेश को दे दिया और सुनेल टप्पा राजस्थान वालों ने मध्य प्रदेश से ले लिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पता होना चाहिए कि जब राजस्थान का 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ? वर्तमान स्वरूप सामने आया। उस समय राजस्थान के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे भाई? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे भाई? मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के क्या थे? सीएम थे। ये तो आपको पता ही होगा। और इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सीएम थे और इन्होंने शपथ किसको दिलाई थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान के प्रथम सीएम यानी गुरुमुख निहाल सिंह को क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। RAS परीक्षा हुई थी अभी 2021-22 वाली, 20-21 वाली, और RS प्री में ये सवाल पूछा गया था जिसने सबको डापा चूक में डाल दिया था। और उसमें ये पूछा गया था कि गुरुमुख निहाल सिंह की राजस्थान के सीएम के रूप, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति कब हुई थी? तो वो नियुक्ति हुई थी 25 अक्टूबर को। कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1956 को राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति होती है। शपथ लेते हैं 1 नवंबर 1956 को। शपथ कब लेते हैं? 1 नवंबर 1956 को ये क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। अब देखिए 70 में पढ़ रहे हैं, 3 लाइक कम, तो ठोक के कर दीजिए अपने कितने? 70 लाइक। और अगला सवाल देखिए, सीरवी जाति खेती से जुड़ी है, यह अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में एक जाति है सीरवी जाति, और सीरवी जाति कौन से जिले में पाई जाती है? कृषक जाति है, कृषि करने वाली जाति है। किस भाग में पाई जाती है? किस जिले में पाई जाती है? कोटा, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। बताइए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। बताइए भाई, कौन बता रहा है? बिल्कुल। सीरवी जनजाति कहाँ पाई जाती है? किस जिले में निवास करती है? बताइए। आकाश, राणा, अंजाराम, दिनेश, सुखाराम, पृथ्वी, अनिल, सत्तू, गोपी, पंकज, लीला, कुलदीप, निर्मला, विजयराज, अवी, आकाश, कुलदीप, टीना, मंजू, RK, मीना जी, गुड्डी, रवीना, आकाश, कुलदीप, हितेश क्रिकेटर स्टार, मनु, फायज अली, पिंकू पालीवाल, कुलदीप, हितेश। अब देखो भाई, हमारे राजस्थान में कौन सी जाति पूछी है? सीरवी जाति के लोग निवास करते हैं जोधपुर जिले में। कहां पर? जोधपुर जिले में। कहते हैं एक राजस्थान में सीरवी जाति है। सीरवी जाति अपने राजस्थान के अंदर, कहते हैं राजस्थान के अंदर किस जिले में निवास करती है? जोधपुर जिले में निवास करती है। जोधपुर के अंदर जो बिलाड़ा क्षेत्र है, बिलाड़ा उपखंड में सबसे ज्यादा निवास करती है। और आपसे पूछा जाएगा कि सीरवी जाति की कुल देवी कौन सी माता है? तो सीरवी जाति की कुल देवी पूछे तो ध्यान रखना आई माता है। कौन सी माता है? आई माता है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी माता है? आई माता है। वो सीरवी जाति की क्या है? कुल देवी है। ऐसे सवाल भी क्या कर लिए जाते हैं अक्षर परीक्षाओं में? पूछ लिए जाते हैं। ऐसे सवाल भी अक्सर परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं?
पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में सीरवी जाति के लोग होते हैं, कहते हैं कि इस मंदिर में क्या करते हैं, इस आई माता के मंदिर में क्या करते हैं, पूजा करते हैं और आई माता को अपनी कुल देवी मानते हैं और कहते हैं कि सीरवी जाति के लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि इन्होंने आई माता को शरण दी। आई माता का बचपन का नाम था जीजी बाई और आई माता लोक देवता रामदेव जी की क्या थी, ये रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी की क्या थी भाई, शिष्या थी, ये भी आपको पता होगा। और इनके मंदिर से क्या टपकती है, केसर टपकती है, ये भी याद होगा आपको। इनके मंदिर में अखंड दीपक जल रहा है, ये भी आपको पता होगा। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे ये कह रहा है, देखिए राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला किस स्कूल से जुड़ी है, अर्थात राजस्थान में फड़ चित्रकारी है वो कहाँ से जुड़ी हुई है वो आपको बताना है। राजस्थान में कौन सी चित्रकला, फड़ चित्रकला कहाँ से जुड़ी है, बताइए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए फड़ चित्रकला का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, कौन सी शैली से जुड़ी हुई है फड़ चित्रकला, बताइए क्या पूछा है, फड़ चित्रकला का संबंध पूछा है और इसका संबंध किस शैली से है, बताइए। अच्छा सवाल, इजी सवाल है, सोच के जवाब दीजिए भाई। फिर मैं आपको बताऊं राजस्थान में कौन सी कला, फड़ चित्रकला, बताइए फड़ चित्रकला किससे जुड़ी हुई है ये आपको बताना है, बताइए। गजब गजब गजब, फड़ कला चित्रकला का संबंध पूछा है वो मेवाड़ चित्र शैली से है। मेवाड़ शैली की एक उप शैली है जिसका नाम है नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ चित्र शैली की उप शैली है, यानी मेवाड़ स्कूल की उप शैली है नाथ द्वारा शैली। सॉरी, कौन सी शैली है भाई, मेवाड़ शैली है और मेवाड़ शैली से है ये फड़ चित्रण, और फड़ चित्रण है इसका संबंध है शाहपुरा से। कहाँ से है, शाहपुरा से, ये याद रखना है। शाहपुरा के अंदर कहते हैं फड़ का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। फड़ का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है, जो शाहपुरा से जुड़ी हुई है। शाहपुरा से, शाहपुरा कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ से है भाई, भीलवाड़ा से है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और अगर आपसे इससे और भी सवाल पूछे तो ध्यान रखना, फड़ का मतलब क्या होता है, देवताओं के चित्रण किए जाते हैं। और देवताओं के चित्रण किस पर किए जाते हैं, कपड़े पर किए जाते हैं। किस पर किए जाते हैं, कपड़े पर किए जाते हैं। राजस्थान की फड़ चितेरी महिला का नाम पूछे कि राजस्थान में प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन थी, तो वो थी पार्वती देवी। फड़ चितेरी महिला कौन थी, तो फड़ चितेरी महिला थी, उनका नाम था पार्वती देवी। और आपसे पूछा जाएगा सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे क्या पूछा जाएगा, लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो सबसे लोकप्रिय फड़ है भाई, याद रखना किसकी है भाई, तो याद रखना है भाई सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबू जी की। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबी और सबसे छोटी, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ पूछे तो वो है भाई देव नारायण जी की। किसकी है भाई, देव नारायण जी की है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है भाई, याद रखना है। फड़ चित्रण से संबंधित सवाल अगर पूछा जाएगा तो याद रखना, ये भी अक्सर परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, और अगला सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए दौलत राम सारण को राजस्थान में क्या कहकर संबोधित किया जाता है। दौलत राम सारण को दौलत राम सारण को क्या कहकर संबोधित किया जाता है, बताइए। तो दौलत राम सारण को कहा जाता है राजस्थान में किसानों का मसीहा। किसानों का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है, याद रखना। किसानों का क्या कहा जाता है, दौलत राम सारण को किसानों का मसीहा कहा जाता है, याद रखना है। दौलत राम सारण को किसानों का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है, ये याद रखना है। फिर अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है,
देखिए अच्छा सवाल और इजी सवाल ये है, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लोक साहित्यकार के द्वारा लिखी गई है? लोक साहित्यकार के द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा गया सवाल है। चरणदास चोर, ये देखिए एक हबीब तनवीर की फिल्म है चरणदास चोर, और चरणदास चोर है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई किसके द्वारा लिखी गई है? कोमल कोठारी, शंकर व्यास, नटवर सिंह या फिर नरेश चंद्र? बता दीजिए भाई, बताइए बताइए बताइए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। चरणदास चोर, चरणदास चोर की और पुस्तक का नाम पूछा है भाई। ये पुस्तक है कौन से साहित्य या कौन से लोक साहित्यकार के द्वारा लिखी गई है? तो क्या करोगे भाई, बताइए, सोच के जवाब दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए भाई। चरणदास चोर हबीब तनवीर की एक फिल्म है, बताइए भाई किसके द्वारा लिखी गई थी? विजय शंकर व्यास, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? मीणा समुदाय, राजस्थान का मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के अंदर एक जनजाति है जिसका नाम है मीणा जनजाति, और मीणा जनजाति के अंदर जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, मीणा जनजाति के अंदर मुखिया को क्या कहा जाता है? सोच के बताइए भाई, क्या कहा जाता है मीणा जनजाति के अंदर मुखिया को? बताइए भाई, मीणा जनजाति के अंदर मुखिया को क्या कहा जाता है? बताइए, मुखिया को क्या कहा जाता है मीणा जनजाति के अंदर? बताइए, मीणा जनजाति के अंदर मुखिया को कहा जाता है पटेल। क्या कहा जाता है? पटेल। किसको कहा जाता है? मीणा संप्रदाय के अंदर या मीणा समुदाय के अंदर जो परंपरागत इनका क्या होता है, नेता होता है, उनको कहा जाता है। अब देखिए राजस्थान में कहते हैं मीणा समुदाय, और मीणा समुदाय दो वर्गों में विभाजित है। मीणा समुदाय दो वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? एक तो है जमींदार मीणा और एक है भाई चौकीदार मीणा। एक है जमींदार मीणा और एक कौन से मीणा है? चौकीदार मीणा। जो जमींदार मीणा होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको पुरानावासी मीणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरानावासी मीणा कहा जाता है। और जो चौकीदार मीणा होते हैं इनको नयावासी मीणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नयावासी मीणा कहा जाता है। राजस्थान में मीणा समुदाय के लोग सर्वाधिक किस जयपुर जिले में रहते हैं? तो राजस्थान में मीणा समुदाय के लोग सर्वाधिक जयपुर जिले में रहते हैं। राजस्थान में सबसे शिक्षित जनजाति है, सबसे शिक्षित समुदाय है या शिक्षित जनजाति कहें तो वो है मीणा जनजाति। सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है वो है मीणा जनजाति है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि मीणा के, कहते हैं कि मीणा जनजाति के ऊपर एक व्यक्ति थे जिन्होंने लिखा था मुनि मगन सागर, और मुनि मगन सागर ने एक ग्रंथ लिखा होगा, आपको पता होगा, मीणा पुराण। कौन सा ग्रंथ लिखा था? मीणा पुराण लिखा था। और इस मीणा पुराण में कहते हैं कि सवाल पूछा जाएगा कि मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण में मीणा जनजाति की कितनी गोत्रों का वर्णन किया है या कितनी गोत्रें बताई है? तो मीणा पुराण में इन्होंने मीणा जनजाति की 5200 क्या बताई है? गोत्र बताइए। 5200 क्या बताई है? गोत्र बताइए। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन से हैं? तो मीणा जनजाति के आराध्य देव अगर पूछ ले तो कहते हैं मीणा जनजाति के जो आराध्य देव हैं या इष्ट देव हैं वो हैं भूरिया बाबा। और भूरिया बाबा या फिर इनको क्या कहते हैं? गौतमेश्वर कहते हैं। कहते हैं मीणा जाति के लोग होते हैं या मीणा समुदाय के लोग होते हैं वो कभी भी गौतमेश्वर या भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी भी क्या नहीं बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं। फिर आपसे सवाल अगला पूछा जाएगा मीणा समुदाय के बारे में कि मीणा समुदाय के अंदर इनकी जो आराध्य देवी कौन सी है? तो मीणा समुदाय की जो आराध्य देवी, कभी पूछे मीणा समुदाय की आराध्य देवी कौन सी है? दो देवी हैं, एक है नारायणी देवी, एक तो है नारायणी देवी जो अलवर के अंदर है, और एक देवी कौन सी है? जीर्ण माता। ये इनकी कौन सी देवी है? आराध्य देवी है। फिर मीणा जनजाति के बारे में आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि मीणा जनजाति के अंदर बताइए कि
इनके जो देवता हैं उनको क्या कहते हैं? तो मीणा जाति के देवता का नाम पूछे तो देवता हैं इनके बुज देवता। कौन से देवता हैं? बुज देवता हैं मीणा जाति के देवता, जिनको क्या कहा जाता है? बुज देवता कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कहते हैं कि मीणा जनजाति है, इन मीणा जनजाति की टोटल कितनी खापें हैं? तो टोटल कितनी खापें हैं भाई? टोटल मीणा जनजाति की 24 खापें हैं। कितनी खापें हैं? 24 खापें हैं। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। फिर अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, राजस्थान के अंदर मीणा जनजाति है, इस मीणा जनजाति का राजस्थान की कुल जनजाति में कितना प्रतिशत योगदान है? तो राजस्थान में कुल जनजातियां हैं, सभी जनजातियों में 47% योगदान है, वो मीणा जनजाति का है। किसका है भाई? मीणा जनजाति का है। राजस्थान में 92,39,39,000 जनजातीय जनसंख्या है और उन 92,39,39,000 में लगभग 43.46 लाख, कितनी? 43.46 लाख वो जनसंख्या किसकी है? वो मीणा समुदाय की अर्थात मीणा जनजाति की है। ये भी आपको याद रखना है। और अपने लाइक में कम पड़ रहे हैं, 100 में पूरे 5, तो लगा दीजिए एक पंजा और कर दीजिए वीडियो को लाइक। और फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना। सिंहतल में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। और राम स्नेही संप्रदाय के बारे में पूछा है कि बताइए भाई, राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा है। क्या है भाई? एक शाखा है। उस शाखा के बारे में आपको बताना है कि सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? बताइए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। और पूछा किसका है? राम स्नेही संप्रदाय का पूछा है। बताइए भाई, सिंहतल में राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताइए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। बताइए कौन थे भाई? सिंहतल बीकानेर के अंदर है, सिंहतल बीकानेर के अंदर है। और इसके संस्थापक कौन थे? संत हरिराम दास जी। कौन थे भाई? संत हरिराम दास जी थे। वो कौन थे? संत हरिराम दास जी। संत हरिराम दास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ पर? सिंहतल में। और ये सिंहतल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। एक शाखा है जो कहाँ पर है? संत दरियाव जी, संत दरियाव जी हैं। ये नागौर के अंदर एक शाखा है, रैण शाखा। नागौर में राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा है, उसके ये क्या थे? प्रवर्तक थे। इसके अलावा देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि रामदास जी कहाँ के थे? तो राम स्नेही संप्रदाय की एक संस्था है खेड़ापा के अंदर। और खेड़ापा कहाँ पर है? खेड़ापा है जोधपुर के अंदर। और उस खेड़ापा जोधपुर शाखा के ये क्या थे? जोधपुर शाखा के प्रवर्तक थे। कौन थे भाई? वो थे संत रामदास जी। तो फिर आपसे पूछे कि रामचरण जी कौन थे? तो रामचरण जी जो मुख्य शाखा है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मुख्य शाखा है शाहपुरा, और राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य शाखा है, उसके ये क्या थे? प्रवर्तक थे। उसके क्या थे? ये प्रवर्तक थे। याद रखना है आपको। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राम स्नेही संप्रदाय के अंदर किसको महत्व दिया जाता है? तो कहते हैं राम स्नेही संप्रदाय में गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है। और राम स्नेही संप्रदाय में कैसे रंग के कपड़े पहने जाते हैं? तो कहते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय में जो कपड़े होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं? कपड़े होते हैं भाई गुलाबी रंग के। कैसे रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं राम स्नेही संप्रदाय के अंदर। और राम स्नेही संप्रदाय में कहते हैं दाढ़ी और बाल और दाढ़ी नहीं रखी जाती है, यानी दाढ़ी और मूछें नहीं रखी जाती हैं। वो कौन सा संप्रदाय है? वो संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय है। दाढ़ी मूछ और क्या नहीं रखते हैं? अपने सिर के क्या नहीं रखते हैं? बाल नहीं रखते हैं राम स्नेही संप्रदाय में। ये भी आपको याद रखना है। और आपसे इससे ज्यादा अगर पूछे कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी थे, और रामचरण जी के उपदेश, इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो कौन सी पुस्तक में मिलते हैं? तो इनके उपदेश मिलते हैं अर्नब वाणी में। कौन सी वाणी?
अर्णब वाणी में इनके क्या मिलते हैं, उपदेश मिलते हैं। और ये किसने लिखी थी, तो ये लिखने वाले थे संत रामचरण जी। कौन थे भाई, संत रामचरण जी। इसको क्या किया था, इन्होंने इसको क्या किया था, लिखा था। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा इनके गुरु का नाम पूछ ले कि रामचंद्र चरण जी के गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम था कृपाराम। कौन थे गुरु इनके, गुरु का नाम था कृपाराम, जो दांतड़ा गांव के रहने वाले थे। दांतड़ा गांव भीलवाड़ा के रहने वाले से थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर कह रहा है, अच्छा सवाल और इजी सवाल है, सोच के अपने को क्या देना है, जवाब देना है, भागना नहीं है। पूछा है खरीता क्या है, खरीता क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताना है शासक द्वारा अपने सामंतों को भेजा जाने वाला पत्र। शासक द्वारा अपने सामंतों को क्या भेजा जाता था, पत्र भेजा जाता था। या फिर आपसे पूछा गया है दूसरा सवाल कि बताइए भाई कृषि, नई कृषि की किस्म। या फिर आपसे क्या पूछा गया है, एक प्रकार का उपहार, एक प्रकार का क्या है, उपहार है। या फिर मुगल शासक के दरबार का पद है। तो बताइए भाई, आपसे पूछा है खरीता क्या है, खरीता क्या है, ये आपको बताना है। बताइए भाई खरीता क्या है। अच्छा सवाल और इजी सवाल है। बताइए भाई खरीता क्या है। आकाश राणा, राज प्रसाद शर्मा, बताइए भाई। गजब का सवाल पूछा है आपसे। और क्या है भाई खरीता, कहते हैं खरीता शासक द्वारा अपने सामंतों को क्या भेजा जाता था, पत्र भेजा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था खरीता। क्या कहा जाता था, खरीता कहा जाता था। राजा अपने सामंतों को जो पत्र भेजता था उसको कहा जाता था खरीता। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल भी अपना इजी सवाल है, और सवाल ये है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मेवाड़ प्रजामंडल से सवाल पूछा है, और मेवाड़ प्रजामंडल के क्या पूछे हैं भाई, पहले अध्यक्ष पूछे हैं। तो आप बता सकते हैं क्या मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बता दीजिए भाई। प्रजामंडल से सवाल पूछा है और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष पूछे हैं। कौन बताएगा भाई मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष के बारे में। अच्छा सवाल है, और क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, और सवाल को प्रॉपर तरीके से बताना है। कैसे बताते हो बताइए। बताइए भाई बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में पूछा है, और मेवाड़ प्रजामंडल है इसके बारे में पूछा है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। अब आप यहाँ पर कह रहे हो कि सर मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे। नहीं, मेवाड़ प्रजामंडल, अब देखिए मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं जो अभी आप गलती कर रहे हो। तो मेवाड़ प्रजामंडल की अगर स्थापना पूछे, स्थापना हुई थी 24 अप्रैल को। कब हुई थी, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल 1938 के अंदर क्या होती है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके जो संस्थापक थे वो संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। संस्थापक कौन थे भाई, माणिक्यलाल वर्मा थे। माणिक्यलाल वर्मा ये इसके क्या थे, अध्यक्ष संस्थापक थे। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। किसको बनाया था, बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने कहते हैं कि क्या किया था भाई, मेवाड़ प्रजामंडल में शामिल होने के बाद एक पुस्तक लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। और मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ की शासन व्यवस्था के ऊपर क्या उठाए थे, शासन व्यवस्था पर इन्होंने क्या किया था, सवाल उठाया था। और शासन व्यवस्था क्या इन्होंने क्या किया था, शासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि भाई मेवाड़ में किस प्रकार का शासन है। इसके एक और नेता थे
जिनका नाम था भूरे लाल भैया। और भूरे लाल भैया को आपको पता होता है गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उदयपुर के अंदर एक किला है, उदयपुर का किला है जिसका नाम है सराड़ा का किला। और सराड़ा के किले में इनको क्या किया गया था, सराड़ा के किले में इनको किया गया था कैद। और ध्यान रखना, कभी भी पूछे मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है, मेवाड़ का जो काला पानी की जो जेल की कही जाती है वो सराड़ा के किले को कही जाती है, जो किस जिले में है, वो उदयपुर जिले में है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता होगा मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है भाई, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहते हैं 1941 में हुआ था। कब हुआ था, प्रथम अधिवेशन, प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ था, 1941। और इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कौन आते हैं, जेबी कृपलानी आते हैं। कौन आते हैं, जेबी कृपलानी आते हैं। और जेबी कृपलानी के साथ और कौन आता है, तो कहते हैं विजय लक्ष्मी पंडित आती है। कौन आती है भाई, विजय लक्ष्मी पंडित आती है। ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये भी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, गजब का सवाल है। और देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि, सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए मंडोर के प्रत्यार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक वंश हुआ है राजस्थान में, प्रत्याहार वंश। और प्रत्याहार वंश है वो अपनी जो शुरुआत है वो किससे मानते हैं, ये आपको बतानी है। और पूछा किसका है, मंडोर के प्रत्याहारों का पूछा है। बताइए भाई, मंडोर के प्रत्याहार अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, बताइए भाई। भुवनेश मीणा गुड्डी चौधरी साहब, बताइए। भूपेंद्र पूजा मीणा, बताइए भाई। अच्छा सवाल है। पिंकू पालीवाल, ज्योति खन्ना, वेरी गुड। हितेश, टीना वर्मा, उदय सिंह, अरविंद, मनोहर रॉयल, आकाश राणा, सत्तू, भूपेंद्र पवार, दीपक, हितेश, ज्योति, जानवी, विष्णु, बताइए भाई। गजब सवाल पूछा है। और सवाल क्या पूछा है आपसे, मंडोर के प्रत्यार अपना, आपको कौन से अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं। मंडोर के जो शासक है प्रत्यार अपने उत्पत्ति मानते हैं हरिश्चंद्र से। किससे मानते हैं भाई, हरिश्चंद्र से। आपको पता होना चाहिए मंडोर के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के बहुत सारे क्या मिलते हैं, उपनाम मिलते हैं। जैसे इसको कहा जाता है रोही लिद्दी, क्या कहा जाता है, रोही लद्दी कहा जाता है। तो वो किसको कहा जाता है, हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है, इसे प्रत्याहारों का गुरु कहा जाता है। किसका गुरु कहा जाता है, प्रत्याहारों का गुरु कहा जाता है। प्रत्याहारों का क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, तो और इसको कहा जाता है, कहते हैं प्रत्याहार वंश का संस्थापक। प्रत्याहार वंश का क्या कहा जाता है, प्रत्याहार वंश का संस्थापक भी कहा जाता है इसे। और याद रखना है तो आपको याद रखना कि हमारे राजस्थान में एक अभिलेख है घंटियाला शिलालेख। और घंटियाला शिलालेख है वो जोधपुर के अंदर है। और वो गुर्जर प्रत्याहारों से संबंधित जानकारी देता है। और वो भी किसके समय का है, वो भी किसके समय का है, हरिश्चंद्र के समय का है। कहते हैं कि हरिश्चंद्र ने क्या किया था, एक विवाह किया था। और एक विवाह किया था, इसने दो विवाह किए थे। एक विवाह किया था क्षत्रिय महिला से और एक किया था ब्राह्मण महिला से। एक क्षत्रिय महिला से और एक किया था ब्राह्मण महिला से। और ब्राह्मण महिला का नाम पूछा गया था। और ये सवाल पूछा गया था वीडियो मेंस में। जिस ब्राह्मण महिला के साथ इसने विवाह किया था उसका नाम था भद्रा। और भद्रा के साथ इसने क्या किया था, विवाह किया था। और कहते हैं कि भद्रा से 4 टाबर उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक भोगभट, एक कक्किल, एक का नाम था रज्जिल और एक का नाम था दह। क्या नाम था, दह था। ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए मंडोर का नाम आया है, मंडोर का प्राचीन नाम मिलता है मांडव्यपुर। क्या नाम मिलता है, मांडव्यपुर मिलता है। मंडोर के बारे में क्या कहा जाता है कि मंडोर का प्राचीन नाम था मांडव्यपुर। मंडोर के अंदर मेला किसका लगता है, वीरपुरी का मेला लगता है। और मंडोर की क्या प्रसिद्ध है, तो मंडोर की प्रसिद्ध है भाई राव जी की घेर। किसकी घेर, राव जी की घेर है वो मंडोर की प्रसिद्ध है। आपको ये भी पता होना चाहिए 33 करोड़ देवताओं की जो साल है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल,
देवी देवताओं की क्या है, शाल है, वो भी कहाँ पर है, मंडोर के अंदर है, ये भी याद रखना है। देवी देवताओं की क्या है, देवी देवताओं की शाल है, वो भी कहाँ पर है, मंडोर के अंदर है। फिर आपसे सवाल ये अगला पूछा जाएगा मंडोर से संबंधित ही कि सवाल है, बताइए मंडोर के अंदर कौन सा महल है, तो एक खंबा महल है, और एक खंबा महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। किसने करवाया था, अजीत सिंह ने करवाया था। और मंडोर से रिलेटेड आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना, राजस्थान में एक है बाजरा अनुसंधान केंद्र, और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय मंडोर के अंदर है। कहाँ पर है, मंडोर के अंदर। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। सवाल को क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है, क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कहता है, ये सवाल कहता है, और अगला सवाल ये है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता थे। तो राजस्थान में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, और उन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते थे, वो आपको बताना है। बता दीजिए भाई, लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, अर्जुन लाल शास्त्री, जमुना लाल बजाज। तो बताइए भाई, हमारे राजस्थान में क्या पूछा है, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को आप लोगों ने सुना होगा, जय नारायण व्यास के बारे में। जय नारायण व्यास जिनका जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर, अर्थात मारवाड़ रियासत के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब देखिए जय नारायण व्यास का नाम आता है तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जय नारायण व्यास के बारे में। पहला सवाल और दूसरा सवाल और बैक टू बैक इनसे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। कहते हैं इनको लक्कड़ और फक्कड़ कहा जाता था। लक्कड़ और क्या कहा जाता था, लक्कड़ और फक्कड़ कहा जाता था। और क्या कहा जाता था इनको धुन के धनी कहा जाता था। धुन के क्या कहा जाता है, धनी कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, तो और इनको कहा जाता है शेर ए राजस्थान। क्या कहा जाता है, शेर ए राजस्थान कहा जाता है, शेर ए राजस्थान। और इनको क्या कहा जाता है, और इनको कहा जाता है लोक नायक। क्या कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन से पुत्र पत्रकार, या फिर सवाल ये आपसे पूछा जाएगा इनकी पुस्तकों के नाम पूछा जाएगा। तो इनकी पुस्तकें हैं भाई पोपा बाई पोपा बाई की पॉल। किसकी पॉल है भाई, पोपा बाई की पॉल। ये इनकी क्या है, पुस्तक है जिसमें इन्होंने मारवाड़ के अंदर तत्कालीन शासन व्यवस्था की क्या की थी, घोर निंदा की थी। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा था, एक समाचार पत्र चलाया था जिसका नाम था आगी बाण। कौन सा बाण, आगी बाण। इसके अलावा एक और पत्र चलाया था जिसका नाम था लोकराज। कौन सा राज, लोकराज। और इन्होंने क्या किया था, तो इनके बारे में कहते हैं कि लोकराज समाचार पत्र भी इन्होंने क्या किया था, चलाया था। इसके अलावा आपको पता होगा इन्होंने क्या किया था, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की थी, मारवाड़ यूथ लीग। और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है 1931 के अंदर, 1931 में। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो मनोनीत प्लस निर्वाचित, मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों रूप में राजस्थान के क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं, अर्थात राजस्थान के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा सवाल आपसे पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड, तो आपको पता होगा इनका एक और अखबार था जिसका नाम था पीप। क्या नाम था, पीप भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने एक और संपादन किया था अखंड भारत। कौन सा भारत, अखंड भारत। ये सारे सवाल भाई पूछे गए हैं, ध्यान रखना। और इनको कौन से किले में कैद करके रखा गया था, तो इनको कैद करके रखा गया था सिवाना के किले में। जब क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे तब सिवाना दुर्ग के अंदर इनको क्या रखा गया था, कैद रखा गया था। जय नारायण व्यास को याद रखना है भाई। अपने सवाल ऐसे परीक्षाओं में क्या किए गए हैं, पूछे जा चुके हैं, ये भी याद रखना है भाई। क्या करना, क्या किए गए हैं, पूछे गए सवाल हैं। अब देखिए आप लोग सवाल को अगर ढंग से देख रहे हैं तो सुनिए अगला सवाल और देखिए अगला सवाल।
मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको एक मैं बात बताता हूं, अगर वो बात आपके दिमाग में आती है तो ये बात अच्छी है। और देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप बेरोजगार हो, अर्थात आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। कोई आपसे अगर पूछता है भाई क्या कर रहा है, तो आप कहते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन आप अपने आप के अंदर ये जाकर ये ईमानदारी से कहिए, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूं? क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूं? अपनी अंतर आत्मा से अकेले में खड़े होके 5 मिनट पूछिए, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। क्या बंद हो जाएगी? बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि याद रखना, बेरोजगार व्यक्ति खुद अपने आप का मोटिवेशनल होता है, उसको दूसरों से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि बेरोजगार आदमी को कोई पूछता है क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा हूं। पहली बेइज्जती तो पढ़ाई करने की होगी, और वो भी क्या कर रहा हूं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। दूसरी बेइज्जती ये होती है कि घर के अंदर टेंशन, माता पिता को आपकी सबसे ज्यादा टेंशन। दूसरा, जब आपका कोई साथी बेरोजगार होता है, नौकरी लगती है, तब भी आपको टेंशन की वो लग गया, अब मेरा क्या होगा। तीसरा क्या होता है, जहां कहीं पे भी जाते हो और आप वहां खड़े और आपके सामने 10 लोग खड़े होते हैं जो ऑलरेडी आपके साथ साथ तैयारी कर रहे थे और लग चुके थे, उस समय उनसे भी सबसे बड़ी बेइज्जती है। तो देखिए, अपने आप में आप मोटिवेट हो जाइए और अपना एक मोटो बना दीजिए कि मुझे पढ़ना है और नौकरी लगानी है। भाई साहब, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आज के टाइम में सबसे बड़ा बेइज्जती वाला शब्द होता है, कहीं करे रे के तैयारी करूं, किन्नी तैयारी करे, रीटरी करूं, बीएसटीसी करूं, कांस्टेबल करूं, वनपाल करूं, वन रक्षक करूं, एसआई करूं। अच्छा, तैयारी कर रहा है, अभी हो तो नहीं है, हुआ तो नहीं है, क्या हाली हो तो नहीं है। तो फिर आप कहते हो हाली नहीं होया है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आपकी जो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा होती है वो 1 मिनट में जमीन पर आ जाती है। तो ध्यान रखना है आपको कि अब आपको तैयारी करनी है, खुद को खुद से मोटिवेट होना है। ये लगातार एक खरपतवार है जो बैक टू बैक अनसेंड कमेंट कर रहे हैं, ये भी समझ जाओ भाई, क्योंकि हमारे पास शब्दों के बाण हैं, और हमारे शब्द रूपी बाण जब आते हैं और एक बार नाम लेने के बाद उसकी तरफ अगर बाण फेंक देते हैं, गारंटी के साथ कहता हूं मेरी चैट में वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, लखनऊ से पढ़ लीजिए। अगला सवाल देखिए, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? पूछा कौन सा कांड है? मानगढ़ हत्याकांड। तो बता दीजिए भाई, मानगढ़ हत्याकांड कौन से वर्ष में हुआ था? अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। अब इसके ऊपर आप क्या कहोगे? मानगढ़ हत्याकांड के ऊपर, ये मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, बताइए। अच्छा सवाल, इजी सवाल है, और पूछा किसके बारे में? मानगढ़ हत्याकांड के बारे में पूछा है, बताइए। गजब का सवाल। 1908, 1910, 1911, 1913। तो बता दीजिए भाई, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, बताइए। बताइए, मानगढ़ हत्याकांड पूछा है आपसे। बताइए बताइए बताइए, कब हुआ था, सोच के बताइए। मानगढ़ हत्याकांड के बारे में पूछा है आपसे, कौन से वर्ष में हुआ था? 1908, 1910, 1911, बता दीजिए भाई। मानगढ़ हत्याकांड के बारे में पूछा है आपसे, बताइए। मानगढ़ हत्याकांड, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ये कब हुआ था और कहां पर हुआ था, बताइए। मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, बताइए भाई, 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर
1913 को एक कांड हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा के अंदर हुआ था। देखिए ये जो मानगढ़ है ना, इस मानगढ़ को लेकर किन किन राज्यों के बीच में विवाद है? तो मानगढ़ ये जो स्थान है, इसको लेकर राजस्थान और गुजरात में क्या है भाई? विवाद है। ये भी याद रखना, मानगढ़ विवाद, इस जगह को लेकर। और आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, ये जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, कौन सा? मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, इसके अंदर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो कहते हैं यहाँ पर एमबीसी ने क्या किया था? मेवाड़ भील कौर ने। एमबीसी ने यहाँ पर, जो मेवाड़ भील कौर है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? गोलीबारी की थी। लेकिन गोलीबारी का जो आदेश देने वाला आदमी था, वो कौन था? वो था हैमिल्टन। कौन था? हैमिल्टन था। ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन था? हैमिल्टन था। और आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, मानगढ़ के अंदर प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो मानगढ़ के अंदर प्रथम सम्मेलन हुआ था, वो 1911 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1911 के अंदर हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। और आपको पता होगा कि इसे मानगढ़ जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि मानगढ़ धाम के संस्थापक कौन थे? ये जो मानगढ़ धाम है, इसके संस्थापक पूछे तो याद रखना कौन थे भाई? गोविंद गिरी थे। कौन थे भाई? गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी ने मानगढ़ धाम की स्थापना की थी 1911 के अंदर, 1908 के अंदर, याद रखना। और इन्होंने, कहते हैं, गोविंद गिरी का जन्म हुआ था, वो गोविंद गिरी थे। इनके बारे में याद रखना कि जो गोविंद गिरी थे, इन्होंने इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये भी याद रखना है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या है? और अगला सवाल है ये वाला, लटकन आभूषण कहां पर पहना जाता है? एक आभूषण है जिसका नाम है लटकन, और लटकन आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बता दीजिए भाई, लटकन आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है? 170 में पढ़ रहे हैं, 7 लाइक कम, तो अपने 170 लाइक तो पूरे होने ही चाहिए, कर दीजिए। और बताइए, लटकन आभूषण कौन सा आभूषण? लटकन आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? बताइए भाई, गजब का सवाल है और सोच के जवाब देना है। लटकन आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बताइए, लटकन आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है? लटकन, 4 ऑप्शन है, अंगुली, कान, नाक, कान, अंगुली, नाक, कमर, कलाई। बता दीजिए, लटकन आभूषण कहां पर पहना जाता है? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। अब लटकन कहां पर पहना जाता है भाई? लटकन पहना जाता है, कौन से अंग में पहना जाता है? अच्छा सवाल है, बताइए भाई। आप लोगों की बिंदनियां पहनती होगी लटकन, तो लटकन पहना जाता है कान और नाक में, कान और नाक में। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर कान के आभूषण कौन कौन से हैं। कान के आभूषणों में देखिए, आपको नाम याद रखना है। कानों में पहना जाता है कर्ण फूल। कौन सा फूल पहना जाता है? कर्ण फूल पहना जाता है। और क्या पहना जाता है कानों में? तो कानों में कर्ण फूल के अलावा पीपल पत्रा, पीपल पन्ना, या पीपल पन्ना भी कहाँ का? कानों का है। और क्या है? कानों का जेला, क्या है? जेला है। और क्या है? टोटी है। क्या है? टोटी है। इसके अलावा बाला या बाली, क्या है? बाला या बाली, ये भी कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। और क्या पहना जाता है? लूंग पहना जाता है, लूंग। और क्या पहना जाता है? सुरलियां पहनी जाती है। सुरलिया एक आभूषण होता है कान का। सुरलिया भी कान का, मुरलियां भी सुरलिया के अलावा और होती है मुर्कियां। मुर्कियां भी कहाँ की होती है भाई? कान की होती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अंगोटिया भी कहाँ का आभूषण होता है भाई? कान का आभूषण होता है। कहाँ का होता है? कान का आभूषण होता है। उसका नाम भी क्या होता है? अंगोटिया होता है। इसके अलावा देखिए, एक होता है गुर्दा। क्या होता है? गुर्दा, ये भी कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण है। गुर्दा भी कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण है। इसके अलावा देखिए, और कौन सा है भाई? मोरूवर। क्या है भाई? मोरूवर आभूषण है। ये भी आपको याद रखना, कौन सा वर है? मोरूवर है। ये भी कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। और क्या पहना जाता है कान के अंदर? तो कान के अंदर पहना जाता है झुमका। ध्यान रखना, क्या? झुमका गिरा था बरेली के बाजार में। झुमका कहाँ पर गिरा? बरेली के बाजार में। लेकिन पहना कहाँ गया था?
कान में पहना गया था झुमका। और याद रखना, एक होता है झुमका, एक होता है पीपल पत्र। पीपल पत्र भी कहां पर पहना जाता है? कान में पहने जाने वाले ये सारे के सारे क्या है? आभूषण है भाई। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी इजी सवाल, और इजी सवाल भी कैसा? अच्छा सवाल, इजी सवाल है। देखिए शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? शिशुपाल वध के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। शिशुपाल वध के लेखक कौन थे वो आपको बताना है। आपके सामने कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। बताइए, शिशुपाल वध के लेखक बताने हैं, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन थी? बताइए। भीम, शिशुपाल वध के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। भीनमाल के बारे में बताना है आपको। तो देखिए भीनमाल, भीनमाल, भीनमाल के एक लेखक थे जिनका नाम था, शिशुपाल वध के लेखक थे उनका नाम था महाकवि माघ। और महाकवि माघ कहाँ के रहने वाले थे? भीनमाल के रहने वाले थे। महाकवि माघ ने शिशुपाल वध लिखा था। भीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल। क्या नाम था? श्रीमाल। इसके अलावा भीनमाल को कहा जाता है पिल्लो मोली। क्या कहा जाता है? पिल्लो मोली कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कहते हैं कौन घूमने के लिए आया था? वैनसंग यहाँ पर आया था घूमने के लिए। कौन आया था? वैनसंग यहाँ पर क्या करने आया था? घूमने के लिए आएगा। इसके अलावा आपको पता होगा जीरो का आविष्कार करने वाले थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने किसकी खोज की थी? जीरो की खोज की थी। और जीरो की खोज करता ब्रह्मगुप्त का संबंध भी कहां से था? भीनमाल से था। इसके अलावा याद रखना है कि यहाँ पर जो भीनमाल है, इस भीनमाल के अंदर कहते हैं कि चीनी यात्री कौन आया था? ब्रह्मगुप्त, सॉरी वेनसांग आया था। कौन आया था? वेनसांग। इसके अलावा यहाँ पर रोमन एम्फोरा के क्या मिले हैं? रोमन एम्फोरा के बर्तन मिले हैं। अर्थात रोमन एम्फोरा के क्या मिले हैं? मर्द भांड भी मिले हैं। वो भी कहाँ से मिले हैं? भीनमाल से मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। भीनमाल के बारे में, कौन से माल के बारे में? तो भीनमाल के बारे में ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके अलावा कहते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो भी यहाँ पर आए थे। वो भी यहाँ पर क्या किए थे? आए थे। ये भी आपको याद रखना है भीनमाल के बारे में। और भीनमाल के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है चंडीनाथ बावड़ी। कौन सी? चंडीनाथ बावड़ी। पूछे तो चंडीनाथ बावड़ी कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? भीनमाल के अंदर है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। अब देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, एक गलत है। बता दीजिए भाई, इजी सवाल है, बताइए। करणी माता मेला, रामदेवरा मेला, बेणेश्वर मेला, कैला देवी का मेला। तो बता दीजिए भाई, हमारे इन 4 ऑप्शनों में से गलत कौन सा है? बताइए। राज पराशर, मन्नू, मोहनलाल, सत्येंद्र सिंह, मोनू सैनी, चंद्रा सिंह। बताइए भाई। गुड्डी, पूजा, राजीव, पिंकी साहू, निर्मला कटारा, अंशु, अरविंद कुमार, गरासिया, भूपेंद्र, रॉयल आर के गुरुजी, लीला बालियान, वॉइस ऑफ लाला। आहा, लाला की आवाज देखो, मोहनलाल। बताइए। आई एम संजना, मनु। अरे भाई, गुलाब जामुन खिलाओ, खिलाएंगे भाई, ठीक है। हाँ, लीला, अमित, भूपेंद्र। देखिए भाई, करणी माता का मेला बीकानेर में, बिल्कुल सही है। रामदेवरा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला है। कैला देवी का मेला करौली में, बेणेश्वर मेला। देखिए, जब भी आपसे बेणेश्वर मेले की बात पूछी जाएगी, बेणेश्वर मेला लगता है कहां पर? बेणेश्वर मेला लगता है शाबला गांव, सॉरी नवा टापरा, डूंगरपुर के अंदर। नवा टापरा, और नवा टापरा कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। कहां पर लगता है ये? तो त्रिवेणी संगम है 3 नदियों का, सोम, माही और जाखम। और इन 3 नदियों के किनारे क्या है भाई?
त्रिवेणी संगम के किनारे इसका लगता है मेला। इसको कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको पूछा जाएगा बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे जिनका नाम था संत माऊजी। और संत माऊजी इसके संस्थापक थे। संत माऊजी की एक पुस्तक है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो ग्रंथ लिखा था चौपड़ा। कौन सा पढ़ा? चौपड़ा ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा याद रखना है आपको कि जो ये यहाँ पर बेणेश्वर के अंदर विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की क्या हो रही है? पूजा हो रही है। और याद रखना है मेला कब लगता है यहाँ पर? तो माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर क्या लगता है भाई? मेला लगता है। माघ पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है। ऐसे सवाल भी क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं भाई। अब देखिए अगला सवाल। और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? याद रखना बेणेश्वर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में नहीं है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश ब्रिटिश वाइसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली दरबार में नहीं गए? इनमें से कौन सी कविता को पढ़ने के बाद इनमें से कौन सी कविता को पढ़ने के बाद ब्रिटिश वाइसरॉय के दिल्ली दरबार में नहीं गए थे? कौन नहीं गए थे वो आपको बताना है। वो क्या करना है? आपको बताना है। रूटी रानी, सुल्तान तेजस, चेतावनीराज चूंटिया, सागलारी पीड़ा। बताओ भाई कौन नहीं गए थे? बताइए। कौन नहीं गए थे? बताइए कौन सी कविता सुनकर? देखिए भाई अच्छा सवाल पूछा है। चेतावनीराज चूंटिया सुनकर नहीं जानने वाले थे। उनका नाम था महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह को कहते हैं 1903 के अंदर। कब? 1903 के अंदर कहते हैं। 1903 के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों होता है? तो ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम, ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम होते हैं, वो ब्रिटेन के राजा बनते हैं। ब्रिटेन के क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। और उनके सम्मान में क्या होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और उस दिल्ली दरबार में जाते हैं कौन भाई भाग लेने के लिए? वो जाते हैं महाराणा फतेह सिंह। और इनको रोकते कौन है भाई? केसरी सिंह बारट रोकते हैं। केसरी सिंह बारट ने क्या लिखा था? उन्होंने एक 13 शॉर्ट लिखी, 13 लाइनों की एक कविता लिखी। और उन्होंने क्या किया? 13 शॉर्टों में ही इन्होंने क्या किया? 13 लाइनों की कविता के अंदर 13 शॉर्ट कहा जाता है उनको। 13 शॉर्टों को लिखकर भेजा। और इनको दिल्ली दरबार में जाने से क्या कर दिया था? रोक दिया था। दिल्ली दरबार में जाने से क्या कर दिया था? रोक दिया था। ये आपको याद रखना है महाराणा फतेह सिंह के बारे में। किसके बारे में? फतेह सिंह के बारे में याद रखना है। बिल्कुल। अगला सवाल देखिए। और अगला सवाल देखिए क्या है? राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? तो कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है भाई। बताइए बताइए। चंद्रा सिंह भाटी, मनु, पूजा, बजरंगी भाईजान, सत्तू धाकड़। बताइए। मनु मोहनलाल। बताइए भाई किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? बताइए किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। बताइए कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? बताइए। अच्छा सवाल, इजी सवाल है भाई। कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? बताइए कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है भाई? वेरी गुड वेरी गुड। कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। कालीबंगा सभ्यता में देखिए चौथी सभ्यता है। चौथी सभ्यता है बीकानेर के अंदर।
इसे क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो कालीबंगा से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। क्या मिलते हैं? मिलते जुलते अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। दूसरा, खोज कब हुई? 1953 में इसकी खोज हुई थी, 1953 में। और किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। कालीबंगा प्रथम की, याद रखना, जो चौथी सभ्यता है उसको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए भाई, 187 लाइक हो गए हैं, 190 लाइक पूरे होने चाहिए अगले सवाल तक। और अगला सवाल ये है, सवाल बताया, पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो बताइए भाई, पलाया जिले राजस्थान के किस भौतिक भाग में मिलती है, ये बताना है। बताइए, अच्छा सवाल है, बताइए भाई। अच्छा सवाल, इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है। बजरंगी भाईजान, पिंकी साहू, राज पाराशर बता रहे हैं सर मैं दौसा से हूं। बिल्कुल दौसा से हैं आप। धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए। अपनी तैयारी को धारदार बना दीजिए और डेली जुड़िए। वॉइस ऑफ लता, शिंटू मेवाड़ा, बताइए भाई, पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाई जाती हैं? बता दीजिए भाई, पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाई जाती है? बिल्कुल राजस्थान के थार के मरुस्थल में। थार के मरुस्थल में क्या पाई जाती है? पलाया झीलें। अब देखिए, पलाया झीलें क्या होती है? तो देखिए, मरुस्थल में क्या होती है? मरुस्थल में होती है वर्षा। और मरुस्थल में वर्षा के जल से क्या बनती है भाई? वर्षा के जल से अस्थायी क्या बनती है? झीलें। और अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? जल से अस्थायी से बनने वाली अस्थायी झील। अस्थायी क्या है भाई? झील है। इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इनको कहा जाता है पलाया झीलें। सर्वाधिक कहां पर है भाई? तो सर्वाधिक याद रखना जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। कहते हैं इनका नाम पलाया इसलिए किया पड़ा क्योंकि जैसलमेर के अंदर एक जाति है पालीवाल ब्राह्मण, और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इन पलाया झील के आसपास कौन सी क्या की जाती है? खेती की जाती है। और खेती की जाती है कौन सी? रबी की। और रबी में यहाँ पर क्या करते हैं वो लोग? खेती करते हैं। इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? पलाया झील। और इसको कौन सी कृषि कहते हैं? इनको ये लोग कहते हैं खड़ीन कृषि। पलाया कृषि या फिर क्या कहा जाता है? खड़ीन कृषि कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में यह पाई जाती है। 193 लाइक हो गई, 7 कम बढ़ रहे हैं। और लगा दीजिए वीरेंद्र सहवाग की तरह 200वां शतक, दोहरा शतक। तो लगाना है अब दोहरा शतक। देखिए भाई, पलाया जिले जैसलमेर जिले में पाई जाती है। कहां पर? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। याद रखना, खड़ीन कृषि की जाती है। कहां की जाती है? खड़ीन कृषि की जाती है। और अगला सवाल देखो, आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आभूषणों से संबंधित 4 ऑप्शन है, कौन सा क्या है भाई? गलत है, ये आपको बताना है। बताइए भाई, कौन सा इनमें से क्या है? गलत है। 4 ऑप्शन है। बंगड़ी कलाई, बंगड़ी को कलाई में पहना जाता है। बंगड़ी को कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। उसके बाद क्या पूछा है? सुरलिया कानों में पहना जाता है, या फिर फीनी को टकने में पहना जाता है, पोलस को पैरों में पहना जाता है। तो बता दीजिए राइट आंसर क्या है? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए भाई कौन इसका सही आंसर बता रहा है? और लाइक में अपने कितने कम पड़ रहे हैं? बिल्कुल 2 कम पड़ रहे हैं। दोहरा शतक, बताइए भाई, दोहरा शतक कौन ठोकने जा रहा है? बताइए भाई, इजी सवाल है, अच्छा सवाल है, बताइए भाई। बताइए 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 बताइए। अच्छा सवाल, इजी सवाल है। कौन सा गलत है इसमें? बिल्कुल 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 अच्छा सवाल, बताइए भाई, गजब का सवाल है।
और वन रक्षक, बीएसटीसी और एलडीसी की तैयारी करने वाले लड़कों और लड़कियों और भाइयों और बहनों, आप लोगों को बता दूं, हमारे यहाँ पर चल रहा है तक्षशिला एकेडमी में 50 रुपए में 15 टेस्ट का ऑफर चल रहा है। कितने रुपए का? 50 रुपए में आपको 15 टेस्ट मिलेंगे। शानदार टेस्ट मिलने वाले हैं। राजस्थान के बेस्ट से बेस्ट क्या मिलेंगे आपको? टेस्ट मिलेंगे। एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, आपको खुद को लगेगा, दिमाग पे धक्का लगेगा, सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। बाकी अगर आप बीएसटीसी ऑनलाइन, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक का कोर्स भी लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है, आप वहां से ऐप डाउनलोड करिए और नाम मात्र के दाम में आप अपनी तैयारी को शानदार कीजिए। बाकी आपकी कोई गलती है या कोई सुझाव है तो कमेंट में आप करते रहिए भाई। 205 लाइक हो गए हैं भाई। अब देखिए 205 से 210 मैं आपको नहीं करने के लिए बोलूंगा, अगर आप करते हो तो आपके ऊपर है। देखिए सुरलिया बंगड़ी, बंगड़ी होती ना, बंगड़ी 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 पहनी जाती है हाथों में, और देखिए फीणी पहनी जाती है। फिर सुरलिया, सुरलिया कहाँ पर पहना जाता है? सुरलिया पहना जाता है भाई कानों में। कहाँ पर पहना जाता है? सुरलिया पहना जाता है कानों में। तो फिर पूछा जाता है पोलस, पोलस कहाँ पर पहना जाता है? पोलस पहना जाता है पैरों में। पोलस कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। तो फिर बताइए फीणी कहाँ पर पहनी जाती है? फीणी पहनी जाती है नाक में। कहाँ पर पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। भाई साहब टकने का तो कोई आभूषण है ही नहीं। टकने का क्या है? कोई आभूषण है ही नहीं। ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसे सवाल भी कभी पूछ ले तो डोंट बी डापा चूक नहीं होना है। सवाल को अच्छे से क्या करना है? पढ़ना है। फिर भी देखिए एसआई के लिए भी हमारे यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कीजिए। बेस्ट से बेस्ट है, नए अपडेट कोर्स डाल रखे हैं। ठीक है, देखिए आप तैयारी करते रहिए। कल क्या होगा या आने वाले समय में क्या होगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो कल आपका सुनहरा होगा। कल आपका क्या होगा? सुनहरा होगा। क्योंकि आज आपको तपा रहे हो तो आप अपने आप को तपा रहे हो तो कल आप हीरा बनोगे। आपकी चमक, आपका प्रभाव हीरे की तरह चारों तरफ रहेगा। मिलेंगे कल फिर नए जोश, नए जुनून और नए उत्साह के साथ, नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।